नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गहलोत जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। सर, राज्य में आपदा है और आपदा से शुरुआत करते हैं। आपदा को लेकर के किस तरह से देखते हैं कि कई राज्यों में आपदा, पहाड़ सरकना, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। किस तरह से आकलन आप करते हैं और सरकार किस तरह से काम कर रही है? नहीं, मुझे लगता है कि इस समय के मानसून सत्र को अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो लगातार भारी मानसून के कारण राज्य के कई हिस्से, और मैं कहूँ तो बड़ा हिस्सा राज्य का आपदाग्रस्त हो रखा है। कई हमारी जो जनहानि हुई है, सड़कों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खेतों को, घरों को, व्यापारिक संस्थानों को, पर्वतीय क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन राज्य सरकार के कुशल प्रयासों से, उनकी तैयारियों से प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में जो भी आवश्यक उसकी इंतजामात करने की बात है, उन सबको करने में जुटा हुआ है। कहीं पर सबसे पहले जो आवश्यकता होती है कि जिला मुख्यालयों से उनकी कनेक्टिविटी बने, सड़कों की व्यवस्था ठीक हो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए, राशन की व्यवस्थाओं का प्रश्न हो, भोजन की व्यवस्था का प्रश्न हो। इन सब प्रश्नों को कितनी जल्दी हम सॉर्ट आउट करते हैं, ये प्रशासन की पहली जिम्मेदारी बनती है। और अभी हमने देखा है कि जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आई थी तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का 3 दिन का कैंप करके आवश्यक प्रशासन को सुचारू रूप से लगाने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। धराली में जिस तरह से आपदा आई और उसके बाद राहत कैंप भी वहाँ पर लगाए गए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने खुद वहाँ पर जाकर के तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, निर्देश भी दिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बारिश कम हुई, चीज़ें ठीक होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर भारी बरसात ने एक बार फिर कई ज़िलों में जो है कहर मचाया है। कई ज़िलों में फिर आपदा जैसे हालात बने हैं, कई नदियाँ उफान पर हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि चीज़ों को व्यवस्थित करना एक समय में सुचारू रूप से किया जा रहा था, समय भी लग रहा था, लेकिन चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो गई थी। एक बार फिर आपदा जैसे हालात बने और कई ज़िलों में फिर वही तस्वीर देखने को मिली। ये चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये पूरा हिमालयी क्षेत्र जो लगातार कई वर्षों से आपदा के समय में या मानसून के समय में इतने बड़े घाव छोड़ के जाता है। कहीं झील बन रही है, उस झील को किस प्रकार से उसको मिटिगेट, उसको उसके रास्ते बनाना। कहीं पर हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो होम स्टे बने हुए हैं, उनको इतनी बड़ी क्षति हो रही है। सड़कों में माने अवस्थापनाओं को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितनी बड़ी क्षति हमको दिखाई दे रही है, वो एक बहुत बड़ी क्षति है जिसको भरपाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। और मुझे लगता है कि जब तक एक चीज़ ठीक होती है तब तक दूसरी चीज़ खराब होने लगती है। अभी हमने देखा कि भाई बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, इन सब हिस्सों में कहीं ना कहीं आपदा के बड़े दंश हमको झेलने पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासी वहाँ पर बुरी तरह से त्रस्त हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार, शासन और प्रशासन, हमारे सभी कार्मिक उन सब चुनौतियों को पार करने के लिए लगातार और लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। और जिसे एक रियल टाइम प्रेजेंस कहते हैं कि आपदा जैसे ही आपदा की सूचना आ रही है, हमारे कार्मिक, हमारे अधिकारी, हमारा शासन और हमारा तंत्र तत्काल वहाँ पर राहत कार्यों में जुट जा रहा है। सड़कों का इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है, पहाड़ दरका हो या फिर नदी का कटाव हुआ हो, और उस वजह से धराली जैसे क्षेत्र में भी जो है समय से जो है चीज़ें नहीं पहुंच पाई, लेकिन हालांकि जो हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। आप कैसे देखते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है इस पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी आपदाओं के बीच जो है चीज़ों को पहुंचाना, व्यवस्थित करना? और जैसे सेनाओं ने जो है वो अपना पराक्रम दिखाया कि वहाँ पर तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने में सरकार का काफ़ी सहयोग किया। आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनको देखने में डर तो लगता है, लेकिन चीज़ें व्यवस्थित होने में समय लगता है।
देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है ही, क्योंकि जहाँ पर एक आबादी क्षेत्र में जनजीवन बहुत सामान्य चल रहा हो, व्यवसाय अपनी गति पर चल रहा हो और यात्रा के क्षेत्र के स्थान हैं, अचानक वहाँ पर सुबह के समय या रात के समय, दोपहर के समय, अचानक उस सारे जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है कोई आपदा। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो जीवन के आगे एक अंधकार खड़ा हो गया हो। ऐसे समय में सरकारें, शासन और व्यवस्थाएं समय पर आकर उन संभावित नुकसानों को किस प्रकार से कम करने का प्रयास करती हैं, उसको मिटिगेट करने का प्रयास करती हैं कि हमारे नुकसान, हमारी जनहानि, तो सबसे पहले रहता है कि जनहानि कम से कम हो। फिर दूसरा रहता है कि धनहानि कम से कम हो, अवस्थापनाओं का नुकसान कम से कम हो। लेकिन हमने देखा है पिछले 2-3 महीने से पुलों का नुकसान हो रहा है, सड़कों का नुकसान हो रहा है, मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है, कहीं टावर्स के नुकसान है, कहीं बिजली का नुकसान है, कहीं बिजली की लाइनें उखड़ गई हैं। उन सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते करते शासन प्रशासन लगातार जुटा रहता है और मुझे लगता है कि आपदा से पहले जो शासन की तैयारियां थी, उस कारण से हम इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कर पा रहे हैं। चूँकि आपदा की बात हो रही है और ऐसे में हाल ही में हमने देखा कि गैरसैंण में जो है सरकार चाहती थी कि आपदा पर बहुत लंबी चर्चा हो और चीज़ों को समझा जाए कि आखिरकार किन-किन क्षेत्रों में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन वो प्रश्नकाल नहीं हो पाया और ना ही आपदा पर कुछ चर्चा हो पाई। विपक्ष काफ़ी हंगामेदार रहा और अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। आप कैसे देखते हैं उस प्रकरण को? अगर आपदा पर चर्चा होती तो कितना महत्वपूर्ण होता, कितना लोगों के लिए हितकारी होता? निश्चित तौर पर हितकारी होता, जब एक पूरा विधानमंडल दल वहाँ पर बैठता, कांग्रेस का बैठता, बीजेपी का बैठता, कुछ नए सुझाव आते, कुछ अच्छे सुझाव आते, कुछ दीर्घकालिक योजनाएं उसमें बनती, कुछ तो अल्पकालिक योजनाएं बनती कि किस प्रकार से इस हिमालयी क्षेत्र में इन आपदाओं के लिए आवश्यक प्रबंधन और व्यवस्थाएं कैसे जुटानी चाहिए, कैसे खड़ी करनी चाहिए। एक सार्थक प्रयास की ओर वो गैरसैंण का सत्र शायद होता, लेकिन पिछले कई समय से कांग्रेस का जो स्वभाव बन गया है वह बहुत अगंभीर बन गया है। कांग्रेस कभी भी मैदान पर जवाब नहीं दे पाती है और कांग्रेस की जो व्यवस्था बनी है पूरी पार्टी की, वह केवल एक अराजक व्यवहार, अराजक व्यवस्था, अराजक बातें, यह कांग्रेस के डीएनए का, प्रवृत्ति और प्रकृति का अंश बन गया है। तो मुझे लगता है उसी के नाते कांग्रेस ने वही व्यवहार किया। लेकिन कांग्रेस के इस व्यवहार को वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर करती है और चाहे प्रादेशिक स्तर पर करती है, कांग्रेस के इस व्यवहार को जनता बहुत भली भांति जानती है। इसीलिए कांग्रेस के प्रति जनता का मन इतने लंबे समय से यही बना हुआ है कि यह लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है, इन लोगों को सरकार में स्थान नहीं देना चाहिए। जिस तरह से वो नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था को चाह रहे थे कि बात होनी चाहिए, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था क्या वाक़ई में इतनी प्रचर हो गई है कि जो है उस पर बातचीत नहीं हो पाई या वहाँ पर जो है विपक्ष जो चाहता था उस सवालों पर बातचीत नहीं की गई और उसको मुद्दे को भी जो है एक दरकिनार करने का प्रयास किया गया? अगर सब कुछ ठीक था जैसे कि वो भी आरोप लगा रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि होनी चाहिए थी चर्चा? नहीं, कांग्रेस को समझना चाहिए कि उत्तराखंड का यह प्रदेश अब वर्तमान में मानसून सत्र में लगातार आपदाओं से घिरा हुआ है। पहली प्रायोरिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी थी और उनकी भी होनी चाहिए थी कि हम आपदा पे सबसे पहले बात करने का प्रयास करते हैं, आपदा पे बहस करते हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था पे भी करते, दूसरी और चीज़ों पे भी करते। लेकिन आपदा पर आपने प्रश्न नहीं उठाने दिए, प्रश्नकाल नहीं होने दिया। सब विधायकों के अपने अपने क्षेत्रों के विषय थे, उन विषयों को आपने उठाने नहीं दिया। वो विषय सदन के पटल पर आते, अधिकारियों पे वो विषय जाते और उन व्यवस्थाओं का कुछ ना कुछ समाधान निकलता और उस समाधान से आम जनता को उसका लाभ मिलता। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। कांग्रेस केवल अपने लाभ की राजनीति करती है। कांग्रेस को आम जनता के लाभ से कोई मतलब नहीं है।
अपने लिए सोचती है। तो इसीलिए कांग्रेस की यह दुर्गति भी हो रखी है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को एक गंभीर राजनीतिक दल के रूप में अपनी मान्यता को लाना पड़ेगा, उस और उसको प्रयास करने चाहिए। अब क्या उम्मीद जताई जाए कि जो भी विशेष सत्र बुलाने की बात की जा रही है, उस भी विशेष सत्र में जो है इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और स्पष्ट तौर पर कहीं न कहीं उस सत्र में जो है लोगों के मुद्दे आएँगे, जनता के मुद्दे आएँगे और हितकारी रहेगा? अब हम आशा ही कर सकते हैं कि जो भी विशेष सत्र हो, उस विशेष सत्र में कांग्रेस जनहित की बात करे, कांग्रेस लोक कल्याण के मुद्दे उठाए, आम आदमी से जुड़े हुए विषयों को रखने की कोशिश करे, आपदा से जुड़े विषयों पर बहस करे, आपदा से जुड़े विषयों पर कुछ आवश्यक सुझाव रखे, जो कुछ दीर्घकालिक सुझाव हो सकते हैं, कुछ अल्पकालिक सुझाव हो सकते हैं। उन सुझावों को लेकर सरकार निश्चित तौर पर उनको सकारात्मक रूप से उनको लेने का भी काम करेगी और एक इस प्रदेश के लिए एक ठोस नीति बनने का हम काम करेंगे, अगर कांग्रेस सकारात्मक भूमिका में आने का प्रयास करे। अब 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इस समिति किस तरह से काम कर रही है और क्या किस तरह के नए बदलाव भी लाए जा रहे हैं? देखो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, इसका जो मुख्य उद्देश्य और कर्तव्य है वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की विकास की योजनाओं का जमीन पर आम आदमी के हित में किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, उन विषयों को देखते हुए हम जनपदों को रैंकिंग देने का काम करते हैं। अभी अप्रैल से जुलाई के माह की अगर हम रैंकिंग की बात करें, प्रगति रिपोर्ट की बात करें, तो आज चंपावत जनपद उसमें नंबर 1 पर है, बागेश्वर दूसरे नंबर पर है और ऊधम सिंह नगर तीसरे नंबर पर है। इसमें मुख्य रूप से यही देखना होता है कि जो जिलों में चलने वाली विकास की योजनाएं हैं, वह चाहे मातृत्व वंदना योजना हो, वह चाहे महिला समूह के आधार पर चलने वाले विषय हो, वह चाहे शिक्षा क्षेत्र में जुड़ी हुई कुछ विकास की प्रादेशिक और केंद्र सरकार की योजनाएं हों, वो चाहे टीकाकरण से संबंधित विषय हो, ऐसे लगभग 18-19 विभागों की 40-42 योजनाओं का क्रियान्वयन और उन क्रियान्वयन के आधार पर जिलों को रैंकिंग देने का काम हम करते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हम इस व्यवस्था को पेपरलेस बनाएं। अब हम वहाँ अपने वेबसाइट पर इन सब चीज़ों को जिला स्तर पर वो भरी जाती हैं और हम अपनी वो रैंकिंग जारी करने का काम करते हैं। अब हम एक नई व्यवस्था में और काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हम जिलों को रैंकिंग देते हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में हम ब्लॉकों को भी, विकास खंडों को भी रैंकिंग देने का काम करें कि भाई विकास खंडों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी प्रकार से हो पा रहा है और कितने समय में हो रहा है। इस प्रकार से विकास खंडों की रैंकिंग देने का काम भी निकट भविष्य में इसको हम शुरू करने का काम करेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गहलोत जी बने हुए हैं। सर, क्रियान्वयन समिति की बात हो रही थी, आपने कहा कि ब्लॉक स्तर पर भी जो है इनको चिन्हित कर जो है उनको भी रैंकिंग देने का काम करेंगे। इसकी किस तरह से क्राइटेरिया रखा जा रहा है और किस तरह से जो है इस पर पॉलिसी पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, विकासखंड स्तर पर क्योंकि जो हमारे 95 विकासखंड हैं, अभी तो हम 13 जनपदों की रैंकिंग दे रहे हैं। अब 95 विकास खंडों की रैंकिंग से हमको इस बात का भी पता लगेगा कि आखिर योजना का क्रियान्वयन करने में कौन से ब्लॉक अव्वल हैं और किन ब्लॉकों में अभी कमजोरी आ रही है, तो उन कमजोरियों को दूर करने के लिए आवश्यक हमारे प्रयास क्या हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे आकांक्षी ब्लॉक जो हैं उनकी भी चिन्हीकरण होने का काम हो जाएगा। तो इसलिए विकास खंडों के आधार पर यह रैंकिंग देने का काम हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम जो विकास की सबसे छोटी इकाई है वो है गांव, उस ग्राम सभा की रैंकिंग नहीं करेंगे, तब तक विकास को सही रूप से वह क्रियान्वित हो रहा है
और जिसके लिए वह विकास की योजना और विकास की पॉलिसी बनी है, वो उस पे सही रूप से पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका आकलन करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उतने परफेक्ट रूप से हम सक्षम नहीं होंगे। जब हम ग्राम सभा की रैंकिंग तक करने का काम शुरू कर देंगे, तब हम वास्तविक रूप से विकास को सही हाथों तक ले जाने का काम कर पाएंगे। सीएम दिल्ली दौरे पर हैं और जब जब सीएम दिल्ली दौरे पर जाते हैं चर्चा बड़ी तेज हो जाती है कि कैबिनेट विस्तार शायद अब जल्द हो जाएगा और उसको लेकर के लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि शायद जो है नवरात्रों में इस बार जो है कैबिनेट विस्तार हो जाए। आप कैसे देखते हैं संगठन के रूप में और कैबिनेट विस्तार कितना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में काफ़ी पद जो है वो रिक्त तो है ही। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार और लगातार प्रदेश के भ्रमण कार्यक्रम में लगे रहते हैं। प्रदेश में हर विषय से मुख्यमंत्री जी जुड़े रहते हैं, लगातार भ्रमण करते रहते हैं। अब प्रदेश की जो आवश्यकताएं हैं, अभी हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त है, संबंधित मंत्रियों से जाकर मिलना, अभी वो केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री से मिले, गडकरी जी से मिले, राज्य की आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में उनको बताने का काम किया, लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिलने का काम, और कोई बड़े विषय होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का काम, माननीय गृह मंत्री जी से उस राज्य के सारे विषयों को ध्यान दिलाने का काम। इस ओर मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार से मेरा यह प्रदेश देश के उत्तम प्रदेशों में शामिल हो, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। इस ओर लगातार और लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास करते रहते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हुई, दोबारा उन्हीं को मौका मिल गया और उसके बाद से जो है ये भी चर्चा हो रही है कि संगठन विस्तार होगा। कब तक मान लिया जाए कि संगठन के दायित्व जो है वो नई तौर पर जिम्मेदारी और निकालनी जो है वो गठन होकर सामने आएगी? बहुत जल्दी, चूँकि हमारा ये संगठन का पर्व चल रहा है और अभी हमें जिला कमेटियों का भी विस्तारीकरण होना है, हमारी प्रदेश की प्रादेशिक कमेटियों का भी विस्तारीकरण होना है, हमारे जितने भी मोर्चे हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वह भी सब बनने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस माह के अंत तक या अगले माह के प्रथम सप्ताह तक ये सारी जो कमेटियां हैं वह मूर्त रूप से धरातल पर हमको दिखाई देंगी। संगठन के जो आगामी कार्यक्रम है वो किस तरह के रहने वाले हैं? किस तरह से जनता के बीच जो है नेतागण जाएंगे? किस तरह की कार्यक्रम अब आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है संगठन की ओर से? अभी तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के 17 जुलाई से उनके जन्मदिन के अवसर से लेकर लगा 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के हमारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। और अभी राज्य के जो पार्टी का मूल कैडर है, वह कैडर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार से राहत पहुँचे, आम व्यक्ति के जनजीवन को हम किस तरह से सामान्य कर पाए, हमारा कैडर लगातार और लगातार शिविरों के माध्यम से, वहाँ जाने के माध्यम से लगातार जुटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यह वर्तमान की जो मानसून का सीज़न है, यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण सीज़न है हमारे लिए, और हमारे कार्यकर्ता इस ओर जुटे हुए हैं। सर, अगर इन पूरे आकलन को करें क्योंकि जो है आप बड़े लंबे समय से राजनीति में हैं और पुरानी राजनीति और नई बदलते दौर की राजनीति को हम देखें तो कितना आप अंतर मानते हैं, कितना बदलाव आ गया है इस राजनीति के दृष्टिकोण में, कितना जो है छीटाकशी जो है अब देखने को मिलती है, जो पहले हम देखते थे सरकार की वो नहीं मिलती थी, लेकिन अब कुछ जो है इन चीज़ों में बदलाव आया है बदलते दौर में? देखो, राजनीति के इस दौर में जो थोड़ा बहुत बदलाव मैं देख पाता हूँ या समझ पाता हूँ, वह कुछ विपक्ष के लोगों के द्वारा राजनीति को स्तरहीन बना दिया गया। भाषा का संतुलन नहीं है, गाली गलौज के माध्यम से राजनीति को और कलुषित करने का काम लगातार और लगातार कांग्रेस करने का काम करती रही। और चूंकि इन 10 सालों में सत्ता से दूर रहने के कारण कांग्रेस के अंदर इतनी छटपटाहट है कि वो मर्यादा के नाम पर, गरिमा के नाम पर, संस्कारों के नाम पर और इस राज्य के जो मूल जो प्रकृति थी, उन सब को छोड़कर एक ऐसे रास्ते की ओर चल पड़ी जो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। वह जो अराजक व्यवहार है कांग्रेस के डीएनए में दिखाई दे रहा है।
यह राज्य के भविष्य के लिए भी खतरनाक है, और यह राज्य को अस्थिर करने का जो उनका स्वभाव बनता है, यह भी राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक है। इस ओर हम सबको विचार करना चाहिए। और बिहार के चुनाव के दौरान जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के लिए जो टिप्पणी हुई और उस टिप्पणी के मंच पर जो है जो कहा गया, उसके बाद से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आप पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदाजनक है। आज देश के प्रधानमंत्री जी की माता के नाम पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना, कभी सेना के नाम पर टीका टिप्पणी करना, कभी महिलाओं के नाम पर टीका टिप्पणी करना, कभी देश के तिरंगे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी देश के शौर्य और देश के संस्कारों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी देश की गौरवशाली विरासत के ऊपर टीका टिप्पणी करना, तो ये कांग्रेस के स्वभाव में है। और ये सारे लोग, आश्चर्य की बात देखो, यह वो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं जो सिर से लेकर पैर तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आखंड दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, इन कुव्यवस्थाओं में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो यह पतन की पराकाष्ठा है। शर्म आती है कि कैसे कैसे लोग और कैसी कैसी प्रवृत्ति जो है कांग्रेस पालने, पल्लवित और पुष्पित करने का काम करती है, कैसी संस्कारों को कांग्रेस पालने का काम कर रही है, ये अपने आप में बहुत अफसोसजनक है। आजकल प्रदेश में जो है हरक सिंह जो है रावत जी जो है वो लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं जो है खनन माफियाओं से पैसा लेने की बात करते हैं, तो कहीं तरह तरह के आरोप जो हैं वो लगातार लगा रहे हैं। उनके इस प्रकरण से लेकर अब तक जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि भाजपा की ओर से जवाब दे दिया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपनी राय दें। ये कांग्रेस का अंदरूनी सत्ता संघर्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के पद की लड़ाई है। कांग्रेस कई प्रकार की गुटिया राजनीति में बटी हुई है। कहीं प्रीतम सिंह जी का गुट है, यशपाल आर्य जी का अलग गुट है, हरीश रावत जी का अलग गुट है, करण महाराज जी का अलग गुट है, गणेश गोदियाल जी का अलग गुट है। ऐसे गुटिया व्यवस्थाओं में बटी हुई कांग्रेस, किसी को जब लगता है कि मुझे मेरा स्थान कैसे बनेगा, मैं लाइमलाइट में कैसे आऊँ, कैसे मैं अपनी रफ्तार आगे बढ़ाऊं, इन सब व्यवस्थाओं को ये सब लोग करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि यह कांग्रेस की अंदरूनी गुटिया राजनीति का परिणाम है कि कोई कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि भाजपा के अंदर तमाम बड़े नेता लगातार काम कर रहे हैं, संगठन की जो दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ युवा ऐसे नज़र आते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, नेताओं के करीब भी आ जाते हैं, और फिर उनकी बाद में जो है जब उनका खुलासा होता है तो फिर उनको जो है निष्कासन करना पड़ता है। तो ऐसे में पहले ही क्यों ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही कि उनकी जो है रूपरेखा तय कर ली जाए या पीछे से उनकी जानकारी हासिल कर ली जाए कि वो किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग हैं? निश्चित तौर पर राजनीति का यह रूप भी हम सबके लिए एक चुनौती बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी 16 लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है उत्तराखंड के अंदर। अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग रास्तों से, अलग अलग मंशा से इस राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों के लिए यह समझ और सोच और अपनी व्यवस्थाओं में इस बात का आकलन करना आवश्यक हो जाता है कि हम बहुत सोच समझकर कार्यकर्ताओं का चयन करें और सोच समझकर कार्यकर्ताओं को दायित्व देने की बात करें। तो उसके लिए थोड़ा सा और फिल्टर लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए पार्टी लगातार और लगातार इस काम को करती रहती है। इस व्यवस्था को और सुधारने का हम काम करेंगे, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गहलोत जी को, जिन्होंने जो है तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। राज्य के तमाम विषयों पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कई अहम बिंदु पर भी प्रकाश डालने का काम किया है। न्यूज स्पेशल के आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए HN 24/7 पर। नमस्कार।